हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्काई का जीके। दोस्तों, आज के वीडियो में फिर हम लोग ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का डेली टेस्ट का डिस्कशन करेंगे। ठीक है, और आज का टॉपिक क्या होने वाला है? सोशल साइंस होने वाला है दोस्तों। और सोशल साइंस टॉपिक का ये 7वां टेस्ट है और ऐसे आपका टेस्ट 16 नंबर का टेस्ट है। ठीक है दोस्तों, टोटल 50 क्वेश्चन होगा, आप तो जानते हैं। ठीक है, और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा, कमेंट कीजिएगा वीडियो कैसा लगा है। ठीक है, चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया है दोस्तों? राज्य पुनर्गठन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं और आपको चुनना ही कौन सा कथन जो है सही है। पहला कथन है, फजल अली आयोग की सिफारिश पर आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य बन गया। बताइए सही है? नहीं दोस्तों, ये गलत है। ठीक है, दूसरा है कि धर समिति ने एक भाषा एक राज्य की सिफारिश की। बताइए ये सही है कि नहीं? तो नहीं, ये भी सही नहीं है। तीसरा है, जेपीवी समिति ने पूर्णतः भाषा के आधार पर नए राज्य बनाने के विचार को खारिज कर दिया। ये सही है, तो आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसमें से केवल 3 जो है सत्य है। आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बताइए कौन सा कथन सही है। तो पहला कथन दिया है कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 भारत के नागरिकों तथा विदेशियों दोनों को उपलब्ध है। नहीं दोस्तों, ये गलत है। ठीक है, सिर्फ भारतीय को उपलब्ध है। दूसरा है कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 16 केवल भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है। बिल्कुल, ये दूसरा कथन सही है। तीसरा है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 21 भारत के राज्य क्षेत्र में भारत के नागरिकों तथा विदेशियों दोनों को समान रूप से उपलब्ध है। ये भी सही है दोस्तों। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो गया। कथन 2 और कथन 3 सही है, ऑप्शन नंबर बी हो गया। आगे बढ़ते हैं, तीसरा क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है बताना है। ठीक है, पहला कथन है कि राष्ट्रपति आम चुनाव के बाद पहले सत्र और प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में विशेष संबोधन करता है। हाँ दोस्तों, ये सही है, पहला कथन सही हो गया। ठीक है, दूसरा है कि संसद के एक सत्र के सत्रावसान एवं दूसरे सत्र के प्रारंभ होने के मध्य की समयावधि को सत्र कहते हैं। नहीं, गलत है, दूसरा कथन गलत हो गया। तीसरा है, संसद के सत्र की प्रथम बैठक से लेकर सत्रावसान के मध्य की समयावधि को अवकाश कहते हैं। तो दोस्तों बताइए ये सही है? नहीं, ये भी गलत है। तो आंसर जाएगा केवल एक सही है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, चौथा प्रश्न। राज्यपाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, और चुनना कि कौन सा कथन जो है सही नहीं है, ये बताना है। पहला कथन दिया है कि राज्यपाल का वेतन भारत की संचित निधि पर भारित होता है। नहीं दोस्तों, गलत है, ये राज्य के संचित निधि पर होता है। ठीक है, और दूसरा कथन है, अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करता है। नहीं दोस्तों, अपने मन से करता है। तो ये दोनों कथन गलत हो गया, ऑप्शन सी आंसर हो गया इसका। नेक्स्ट, भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश के नेतृत्व में एक संविधान पीठ की घोषणा की मुख्य न्यायाधीश मास्टर ऑफ रोस्टर होता है। यहाँ मास्टर ऑफ रोस्टर का क्या अर्थ है? बताइए आंसर। तो आंसर हो जाएगा, यह मामलों की सुनवाई के लिए बेंच गठित करने से संबंधित मुख्य न्यायाधीश के विशेषाधिकार को संदर्भित करता है। ठीक है, यही होता है मास्टर ऑफ रोस्टर। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं, छठा क्वेश्चन। न्यायिक पुनरावलोकन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और चुनना ही कौन सा कथन दोस्तों सही है। पहला है कि भारतीय संविधान के न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति स्पष्ट रूप से उच्चतम न्यायपालिका को प्रदान की है। नहीं दोस्तों, ये गलत है। ठीक है, दूसरा है, अमेरिकी संविधान के किसी भी प्रावधान में न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा का स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया है। सही बात है, तो केवल कथन 2 सही है, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो गया। नेक्स्ट, 7 नंबर क्वेश्चन। 7वां प्रश्न है, भारत के संविधान के अधीन लोक लेखा समिति किस लिए होती है? बताइए। तो इसका आंसर होगा, कूट से चुनना है दोस्तों। ठीक है, तो पहला कथन है, सदन द्वारा भारत सरकार के व्यय के लिए किए गए अनुदानों के विनियोग को दर्शाने वाले लेखों की जांच करना। ये सही बात है, ये काम होता है लोक लेखा समिति का। ठीक है, दूसरा है कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा किए गए विवरण की समीक्षा करता है। ये भी सही है। और तीसरा है कि सुझाव देना कि संसद के प्राक्कलनों को किस रूप में प्रस्तुत किया जाएगा। नहीं दोस्तों, ये गलत है। ठीक है, तो आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 1 और 2 सही है। आगे बढ़ते हैं, लोकसभा अध्यक्ष के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? चलिए बताइए कौन सा कथन सही नहीं है।
तो पहला दिया है ऑप्शन कि लोकसभा अध्यक्ष भारत का संविधान, लोकसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम और संसदीय परंपराओं से अपनी शक्तियों और कर्तव्यों को प्राप्त करता है। सही बात है, पहला कथन जो है सही हो गया। ठीक है। दूसरा है कि लोकसभा अध्यक्ष संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। बिल्कुल, ये भी सही है। तीसरा है जब अध्यक्ष को हटाने के लिए संकल्प विचाराधीन होगा तो उसे लोकसभा में बोलने और उसकी कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार होगा, किंतु उसे मत देने का अधिकार नहीं होगा। ये दोस्तों गलत है। ठीक है, 23 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा जो गलत है। अंतिम आपका दिया है ऑप्शन कि लोकसभा अध्यक्ष का वेतन व भत्ता संसद निर्धारित करता है। सही बात है दोस्तों। तो ए, बी और डी सही है, लेकिन सी गलत है, वही सी आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन, क्षेत्रीय परिषदों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और चुनिए कि कौन सा जो है सही नहीं है कथन। ठीक है। पहला दिया है कि ये न तो संवैधानिक निकाय है और न ही संविधिक। बताइए सही है? नहीं दोस्तों, ये कथन गलत है। ठीक है। दूसरा है प्रधानमंत्री क्षेत्रीय परिषदों का अध्यक्ष होता है। ये भी गलत है। तो कथन का कथन दो गलत हो गया। तीसरा है इनकी सिफारिशें परामर्शीय प्रकृति की होती है। सही बात है। तो तीसरा केवल कथन सही है। आपको चुना है कौन सही नहीं है, तो आंसर होगा ऑप्शन डी, 1 और 2 जो है सही नहीं है। नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त कथनों में से कौन से सही है ये बताना है। ठीक है। पहला है कि संघ की राजभाषा हिंदी है। बताइए सही है? नहीं दोस्तों, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, पहला कथन गलत है। दूसरा है राजभाषा को अपनाने में राज्य का चुनाव संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लेखित भाषाओं तक ही सीमित है। सही बात है, दूसरा सही है। तीसरा है सर्वोच्च न्यायालय में सभी कार्यवाही तब तक केवल अंग्रेजी भाषा में होगी जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा बंद न करे। बिल्कुल, ये भी सही है। तो आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों। 2 और 3 सही हो जाएगा। ठीक है। नहीं दोस्तों, सॉरी, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका। 1 और 3 सही होगा। सॉरी, पहला कथन सही है और तीसरा कथन सही है। ऑप्शन सी इसका आंसर हो गया। ठीक है। नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है बताना है। पहला कथन है अनुच्छेद 358 संपूर्ण देश पर लागू होता है, जबकि अनुच्छेद 359 संपूर्ण देश या उसके एक भाग पर लागू हो सकता है। बताइए सही है? हाँ, ये कथन सही हो गया। ठीक है। दूसरा है कि आपातकाल की घोषणा को अनुमोदित करने वाले संकल्प केवल लोकसभा द्वारा पारित किए जाते हैं। नहीं दोस्तों, ये गलत है। आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केवल एक सही है। आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन, पंचायत व्यवस्था में आरक्षण से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए असत्य कथन चुनिए। ठीक है, गलत कथन चुनना है। तो पहला कथन दिया है कि सभी पंचायत संस्थाओं में 2/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित रहती है। नहीं दोस्तों, 1/3 रहता है। ठीक है, तो पहला कथन गलत हो गया। दूसरा है कि तीनों स्तर पर अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए सीटों में आरक्षण की व्यवस्था है। बताइए सही है? ये कथन सही है। ठीक है। उसके बाद तीसरा कथन दिया है कि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों में भी महिलाओं के लिए 2/3 सीटें आरक्षित की गई है। ये भी तो बिल्कुल गलत है। ठीक है। तो इसमें से कौन कौन गलत है ये छांटना था। तो आंसर होगा 1 और 3, ऑप्शन नंबर बी हो गया। आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन, बताना है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। ठीक है। उसके बाद देखते हैं, कूट के हिसाब से शायद आंसर देना है आपको। ठीक है दोस्तों, चलिए पढ़ते हैं कथन। पहला कथन है कि निर्वाचन आयुक्तों के मध्य निर्णय पर मतभेद होने पर मुख्य आयुक्त का निर्णय मान्य होगा। गलत है। दूसरा है संविधान में सेवानिवृत्ति के बाद निर्वाचन आयुक्तों को सरकार द्वारा अन्य नियुक्तियों पर रोक नहीं लगाई गई है। सही बात है, केवल दूसरा कथन ही सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 13 का? बताइए। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केवल 2 सही है। आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन, ये भी है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, और को चुनना है कौन सा जो है सही है। पहला कथन है दोस्तों कि 52वां संविधान संशोधन अधिनियम से पहले तक राजनीतिक दलों को संविधान में शामिल नहीं किया गया था। सही बात है। दूसरा है सर्वप्रथम 1960 में केरल विधानसभा चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता लागू की गई थी। ये भी सही बात है दोस्तों। आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही है। आगे बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा जो है सत्य है ये बताना है। ठीक है। तो पहला है कि संसद संविधान के किसी भी अंश या प्रावधान में संशोधन कर सकती है बशर्ते यह मूल ढांचे का उल्लंघन न करता हो। सही बात है।
दूसरा है न्यायालय में संविधान की मूल ढांचागत विशेषताओं का सिद्धांत केशवानंद भारती मुकदमे के अपने निर्णय में दिया था। ये भी सही बात है दोस्तों, इसका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही है। आगे बढ़ते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित केंद्र शासित राज्यों में से किस एक राज्य में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो इसका आंसर होगा दिल्ली में हो जाएगा, ऑप्शन बी हो गया। अगला है निम्नलिखित में से किसके द्वारा मानव विकास रिपोर्ट जारी की जाती है? तो इसका आंसर होगा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि यूएनडीपी के द्वारा। ठीक है। अगला है जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा मेगा नगर कौन सा है दोस्तों? तो आंसर होगा दिल्ली है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित फसलों में से कौन सी मुख्यतः जायद ऋतु की फसलें हैं? बताइए। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 1, 2 और 3 यानी कि तरबूज, खीरा और चारा फसलें जो है ये जायद ऋतु की फसल है, याद रखिएगा। आगे 20 नंबर क्वेश्चन। ये भी निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और चुनना है कौन सा कथन जो है सही नहीं है, चुनना है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, केवल एक जो है सही नहीं है। ठीक है, पहला कथन गलत है, बाकी दोनों कथन सही है। पढ़ लेते हैं। पृथ्वी पर मानव तथा अन्य जीवों के उपयोग के लिए अलवणीय जल की मात्रा लगभग 3% है, सही बात है। और उसके बाद है कि गोदावरी, कृष्णा और कावेरी में वार्षिक जल प्रवाह का उपयोग गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों की अपेक्षा अधिक होती है, ये भी सही बात है। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन ए हो गया। आगे क्वेश्चन है मिलान करना है। ठीक है, एल्युमिनियम कंपनी है और अवस्थिति से मिलाना है दोस्तों। ठीक है, चलिए इसको भी मिलाते हैं। तो पहला है बालको, ये कहाँ स्थित है? ये कोरबा में है। उसके बाद है आपका दोस्तों हिंडाल्को, हिंडाल्को कहाँ है? रेणुकूट में है। इसके बाद आपका दिया है इंडियन एल्युमिनियम कंपनी, ये है दोस्तों हीराकुड में। ठीक है, और नालको जो बच गया ये कोरापुट में है। तो याद रखिएगा सबको, आंसर इसका ऑप्शन बी हो गया। आगे बढ़ते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। सूती वस्त्र उद्योग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है ये बताना है। ठीक है, उसके बाद और देख लेते हैं। उसमें कितना कथन? 3 कथन है, आपको बताना है कौन कौन सही है। चलिए पढ़ते हैं। पहला कथन है कि सूती वस्त्र उद्योग की अवस्थिति के निर्धारण में कच्चा माल अन्य कारकों की अपेक्षा कम महत्व रखता है, सही बात है। दूसरा है भारत के तमिलनाडु राज्य में सूत उत्पादन की सर्वाधिक मिल स्थित है, ये भी सही बात है दोस्तों। तीसरा देखते हैं कथन, भारत में पहली सफल आधुनिक सूती मिल की स्थापना मुंबई में की गई। हाँ दोस्तों ये भी सही है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो गया। 1, 2 और 3 तीनों सत्य है। ठीक है, नेक्स्ट 23 नंबर क्वेश्चन है कि आईटीडीपी निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयोग किया गया है? तो इसका आंसर होगा समन्वित जनजातीय विकास परियोजना के लिए, ऑप्शन नंबर सी हो गया। आगे बढ़ते हैं 24 नंबर। बताना है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, पहला कथन है कि सीमा सड़क संगठन का उद्देश्य उत्तरी और उत्तर पूर्वी सीमा के सटीक सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण सड़कों के विकास से आर्थिक विकास को गति व रक्षा तैयारियों को मजबूती प्रदान करना है। हाँ दोस्तों, पहला कथन सही हो गया। ठीक है, दूसरा है राष्ट्रीय महामार्ग NH1 दिल्ली से कोलकाता के बीच है, नहीं दोस्तों ये गलत है। तीसरा है सीमा सड़क संगठन यानी कि BRO सड़कें बनाने व अनुरक्षण करने के साथ साथ अति ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फ हटाने की जिम्मेदारी भी संभालता है, सही बात है। 1 और 3 सही हो गया, ऑप्शन सी आंसर हो गया। नेक्स्ट है 25 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस संचार तंत्र का उपयोग ई-कॉमर्स तथा मौद्रिक लेन देन के लिए अधिक किया जा रहा है दोस्तों? तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इंटरनेट का उपयोग हो रहा है, ऑप्शन नंबर बी हो गया। अगला है तुतिकोरिन पतन, बीओ चिदम्बरम पोर्ट ट्रस्ट तथा एन्नोर पतन के विषय में कौन सा कथन सही है ये बताना है। ठीक है, पहला दिया है कि एन्नोर पतन का विकास चेन्नई पतन के दबाव को कम करने के लिए किया गया है, सही बात है, पहला कथन सही है। दूसरा है तुतिकोरिन पतन को विशाखापट्टनम के अनुषंगी पतन के रूप में विकसित किया गया है, नहीं ये जो है गलत हो जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन ए हो गया, केवल एक जो है सही है। आगे बढ़ते हैं 27 नंबर। निम्नलिखित को सुमिलित करना है। ठीक है, चलिए मिलाते हैं दोस्तों। पहला दिया है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, ये कब हो जाएगा बताइए, आपको याद ही होगा, वन्य जीव 72। ठीक है, दूसरा से मिल गया। उसके बाद वन संरक्षण अधिनियम, बताइए दोस्तों ये किससे मिलेगा? तो वन संरक्षण अधिनियम ये हो जाएगा 1980। ठीक है, और जल प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम ये हो जाएगा आपका 1974 हो जाएगा। और
पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, ये हो जाएगा दोस्तों 1986। ठीक है, सबको याद रखिएगा। इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए हो गया। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद 28 नंबर प्रश्न है कि गोवर्धन योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, बताइए। पहला कथन है कि यह योजना स्वच्छ भारत मिशन के एक भाग के रूप में लागू की गई है, सही बात है। दूसरा है सभी ग्राम पंचायत इस योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्राप्त करने की पात्रता रखते हैं, नहीं, ये गलत है। आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केवल एक सही है। आगे क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसके निर्णय को 29वां प्रश्न क्या है कि किसके निर्णय को लागू करने हेतु पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को अधिनियमित किया गया था? तो इसका आंसर होगा स्टॉकहोम सम्मेलन को। ठीक है, याद रखिए। अगला है राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण को निम्नलिखित में से किस अधिनियम के क्रियान्वयन संबंधी दीवानी मामलों को सुनने की शक्ति नहीं है? तो इसका आंसर होगा वन्यजीव संरक्षण अधिनियम। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो गया। आगे बढ़ते हैं। बताना है कि बाल गंगाधर तिलक किससे संबंधित थे? चलिए बताइए किससे संबंधित थे। पहला दिया है पूर्णा सार्वजनिक सभा से, हाँ दोस्तों, इससे संबंधित थे। दूसरा है सहमति की आयु विधेयक से, ये भी इससे भी संबंधित थे। तीसरा है कि गौरछीनी सभा से, नहीं, इससे नहीं थे। और आत्मीय सभा से, इससे भी जुड़े हुए नहीं थे। तो आंसर होगा एक और 2 से, यानी कि ऑप्शन नंबर कितना हो गया दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए आंसर हो गया। ठीक है, आगे है 32 नंबर क्वेश्चन। 1878 के वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट या देसी प्रेस अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और चुनना है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है। ठीक है, पहला दिया है कि यह अधिनियम भारतीय भाषा में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों के खिलाफ था, सही बात है। दूसरा है इस अधिनियम का उद्देश्य राजद्रोही सामग्री के मुद्रण और परिसंचरण को नियंत्रित करना था, यह भी सही बात है। तीसरा है इसमें मजिस्ट्रेट की कार्रवाई को अंतिम माना जाता था जिसके विरुद्ध न्यायालय में कोई अपील नहीं की जा सकती थी, यह भी सही है दोस्तों। आंसर हो गया ऑप्शन डी, 1, 2 और 3 तीनों सत्य है। 33 नंबर क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जो सही है। पढ़ लेते हैं कि दिसंबर 1885 में इसे 72 राजनीतिक कार्यकर्ताओं द्वारा संस्थापित किया गया था, सही बात है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 34 नंबर प्रश्न, निम्न में से किस आंदोलन के कारण भारतीय कांग्रेस का विभाजन हुआ जिसके परिणाम स्वरूप नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ? बताइए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्वदेशी आंदोलन के बाद। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन। 35वां प्रश्न है 1893 में सर विलियम बेडरबन तथा W.S. कैन ने किससे उद्देश्य से इंडियन पार्लियामेंट्री कमेटी की स्थापना किया था? तो इसका उद्देश्य था भारत में राजनीतिक सुधारों हेतु हाउस ऑफ कॉमन्स में आंदोलन करने के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं। 36 नंबर प्रश्न क्या है? दीनबंधु मित्र ने बांग्ला में एक नाटक प्रकाशित किया जिसका शीर्षक नील दर्पण यानी कि बुल्लू मिरर था, जिसने नील की खेती वाले करने वालों पर अत्याचार को दर्शाया। नाटक का अंग्रेजी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। इसका अनुवाद जो है दोस्तों वो माइकल मधुसूदन दत्त ने किया था, ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे है कि निम्न में से कौन सा एक युग्म सुमेलित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो है सही सुमेलित है। ठीक है, यानी कि जवाहरलाल नेहरू ये बायोग्राफी के लेखक फ्रैंक मॉरिस है, सिर्फ यही सही है। आगे बढ़ते हैं। 20वीं सदी के बिहार के नील किसानों के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें और चुनिए कि इसमें से कौन सा कथन जो है सही है। ठीक है, पहला दिया है कि चंपारण के नील किसानों को अपनी जमीन के 3/20 भाग पर नील की खेती करनी पड़ती थी, सही बात है। दूसरा है ब्रिटिश सरकार ने नील किसानों की समस्याओं की जांच हेतु एक समिति बनाई जिसके सदस्य गांधी जी भी थे, दोस्तों ये भी सही है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो गया। आगे बढ़ते हैं। 39 नंबर प्रश्न क्या करना है? मिलाना है दोस्तों। ठीक है, एक तरफ आपका व्यक्ति दिया है, दूसरी तरफ राजनीतिक दल है। चलिए मिलाइए। ए में दिया है भीमराव अम्बेडकर, यह किससे मिल जाएगा दोस्तों? ये इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के स्थापना किए थे। ठीक है, और सिकंदर हयात खान ये हो जाएगा आपके यूनियनिस्ट पार्टी से मिल जाएगा। ठीक है, फजलुल हक बताइए ये किससे मिलेगा?
कृषक प्रजा पार्टी से, और कल्ली कुजम्मा यह पाकिस्तान मुस्लिम लीग से संबंधित हो जाएगा। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो गया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों 49वां प्रश्न। 40वां प्रश्न है, क्रिप्स मिशन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? गलत कथन चुनना है, ठीक है। पहला दिया है दोस्तों कि मार्च 1942 में क्रिप्स ने वार कैबिनेट को एक मसौदा घोषणा यानी कि ड्राफ्ट डिक्लेरेशन पर सहमत होने के लिए राजी किया। पहला कथन सही है। दूसरा है कि जवाहरलाल नेहरू तथा सरदार पटेल ने मिशन के साथ बातचीत के लिए कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया। नहीं दोस्तों, ये गलत है, यही कथन गलत है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो गया, जो असत्य है। आगे सही है, सब पढ़ लेते हैं। युद्ध के पश्चात मिशन ने डोमिनियन दर्जा प्रस्तावित किया। सही बात है। और युद्ध के पश्चात मिशन ने संविधान निर्माण निकाय का गठन प्रस्तावित किया। ये भी सही बात है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो इसका स्थापित जो नई दिल्ली में किया जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 42 नंबर। नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया शिक्षा, विज्ञान और साहित्य की उच्च रचनाओं का प्रकाशन करती है। इसकी स्थापना भारत सरकार द्वारा किस वर्ष की गई थी? तो ये किया गया था 1957 में। ऑप्शन नंबर ए हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मिलान करना है दोस्तों, नाभिकीय शक्ति केंद्र और राज्य से मिलाना है, ठीक है। चलिए इसको भी मिलाते हैं। पहला दिया है कोटा, ये राजस्थान, आपको पता ही है। तारापुर महाराष्ट्र, ये भी आपको याद होगा। काकरापारा कहाँ दोस्तों? गुजरात है, ठीक है, ये भी याद ही होगा। और नरोड़ा जो है उत्तर प्रदेश में है। इसका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। आगे बढ़ते हैं, बताइए MICR का फुल फॉर्म बताइए। इसका आंसर हो जाएगा मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो गया। अगला है, निम्नलिखित में से किसका जन्म दिवस डॉक्टर डे के रूप में मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा डॉक्टर विधान चंद्र राय का जन्मदिन, ठीक है। ऑप्शन बी हो गया। आगे बढ़ते हैं, 46 में मिलान करना है। चलिए, अर्जुन पुरस्कार किसको मिलता है? तो ये खिलाड़ियों को मिलता है, ठीक है। ऑस्कर पुरस्कार बताइए किससे मिल जाएगा? तो ये सिनेमा संसार के व्यक्तियों को मिलता है ऑस्कर। द्रोणाचार्य कोच को मिलता है, प्रशिक्षक को। और पुलित्जर पुरस्कार जो है पत्रकार को मिलता है। तो आंसर इसका ऑप्शन बी हो गया। आगे बढ़ते हैं, व्यास सम्मान पाने वाले प्रथम महिला कौन थी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि व्यास सम्मान पाने वाली प्रथम महिला वो थी दोस्तों चित्रा मुदगल। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 48 नंबर। भारत ने पिछली बार किस ओलंपिक खेल में हॉकी में स्वर्ण पदक जीता था? तो इसका आंसर हो जाएगा सन 1980 में मॉस्को में जीता था। याद रखिएगा 1980 मॉस्को में, ठीक है। अगला क्या है, मिलान करना है। टूर्नामेंट है और स्थान है। ऑस्ट्रेलियन ओपन ये कहाँ होता है दोस्तों बताइए? तो ये तो पहला से ही मिल जाएगा मेलबर्न में, ठीक है। उसके बाद है दोस्तों फ्रेंच ओपन, ये पेरिस में होगा। विंबलडन लंदन में होता है। और US ओपन जो है न्यूयॉर्क में होता है। तो ये लाइन से मिलाया हुआ ही है। इसका आंसर ऑप्शन ए हो गया। इस सेट का अंतिम प्रश्न देखते हैं दोस्तों कि किस खेल में फ्री थ्रो दिया जाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न। तो इसका आंसर होगा बास्केटबॉल में फ्री थ्रो दिया जाता है, ठीक है। तो थैंक्स दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। इसका प्लेलिस्ट बना चुके हैं, डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।